Hello students, welcome to the medical education. Myself Muskan Gupta. As we are doing master series of FON paper, हम लोग जैसा कि क्वेश्चन पेपर इवेलुएट कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे, आप लोग को प्रैक्टिस के लिए, आप लोगों की जो भी इवेलुएशन होगा उसके लिए आपके एग्जाम्स जो आने वाले हैं सेमेस्टर सेकेंड के FON 1 और 2, जो कि हमारा PYQ क्वेश्चन है, जो हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, उसको हम लोग देखेंगे कि किस तरह से पैटर्न है, किस तरह का क्वेश्चन है, जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक बार में मेंशन करेंगे हम लोग, और उसमें हम लोग उसको सॉल्व करेंगे और एनालिसिस करेंगे कि किस पैटर्न में हम लोग लिखेंगे, ताकि जो इन्विजिलेटर और एग्जामिनर जो भी हमारा कॉपी चेक करेंगे वो हम लोग का कैसा पैटर्न होना चाहिए कि जिससे कि वो इम्प्रेस हो सके, अटेंटिव वे में लिख सके, पेपर को काफ़ी सीरियल वाइज सीक्वेंस वाइज लिख सके, ताकि हम लोगों का अच्छा से अच्छा वो मार्क्स दे सके। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे अभी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन होगा, वो क्या होगा, हमारा MCQ होगा, जो कि हमारा कितने मार्क्स का होगा स्टूडेंट्स, अप्रॉक्स 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्वेश्चन पेपर के लिए MCQ सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर ड्यूरिंग REM स्लीप साइकिल। इसमें बोला जा रहा है स्टूडेंट्स, ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसमें कि हम लोग का REM स्लीप साइकिल के दौरान होता है, मतलब कि REM को तो स्टूडेंट्स हमारा जो यहाँ पे REM जो मेंशन्ड है, इस REM का मतलब होता है हमारा स्टूडेंट्स रैपिड आई मूवमेंट। हमारा क्या होता है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स, जो हमारा स्लीप साइकिल के दौरान REM रैपिड आई मूवमेंट होता है, उसमें ऐसा कौन सा हमारा जो अकर्स, कौन सा ऐसा सीक्वेंस हमारा होता है जिसमें कि स्लीप साइकिल को मेंशन किया जाता है। तो इसके लिए क्या होगा, अवेक्स रीडली, ड्रीम्स, प्रोग्रेसेस थ्रू आफ्टर स्लीप फेजेस, मे फील हॉट टू टच। तो इसमें हम लोग को, जैसे कि हम लोगों ने बताया था, एक नॉन रैपिड आई मूवमेंट होता है, एक रैपिड आई मूवमेंट होता है। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारा आंसर ड्रीम्स होगा। रैपिड आई मूवमेंट में ही हमारा क्या देखा जाता है स्टूडेंट्स, रैपिड आई मूवमेंट में हम लोग ड्रीम्स करते हैं। जो हमारा ड्रीमिंग का जो सीक्वेंस होता है, जो ड्रीमिंग का हमारा फेज होता है, वो हमारे रैपिड आई मूवमेंट के फेज में देखा जाता है, हमारे REM के फेज में ही स्लीप को देखा जाता है। नाउ मूव टुवर्ड्स द अदर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है स्टूडेंट्स, which of the following statement is correct for the close bed। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि करेक्ट स्टेटमेंट है हमारे क्लोज वेट के लिए, क्लोज वेट के रिगार्डिंग ऐसा कौन सा पॉइंट है। तो देखेंगे फर्स्ट में, मेड वाइल पेशेंट इज इन इट, जब पेशेंट उसमें रहेगा, मेड फॉलोइंग डिस्चार्ज ऑफ अ पेशेंट। क्लोज वेट कब होगा स्टूडेंट, जब उस पर पेशेंट नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है 2 होगा। हमारा आंसर क्या होगा इसमें, मेड फॉलोइंग डिस्चार्ज ऑफ अ पेशेंट। ठीक है, तो हम लोग दूसरा देखेंगे, डिस्फेजिया। डिस्फेजिया को क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, मैंने बताया था ना आप लोगों को, मेरा जो प्रायर वीडियो था मैंने उसमें भी बहुत और मेंशन किया, डिस्फेजिया, डिस्निया। उसमें हम लोग क्या देखेंगे, जो हमारा DY होता है स्टूडेंट्स, जो DY का मतलब होता है, यहाँ पे हम लोग का DY का मतलब क्या होता है, वो डिफिकल्टी। ठीक है, हम लोग का क्या होता है, डिफिकल्टी। और जो हमारा फेजिया वर्ड होता है उसका मतलब होता है स्वेलोइंग। इसका मतलब क्या होता है, स्वेलोइंग, मतलब कि घोटना या फिर निगलना। तो इसमें क्या होगा, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग। सी का हमारा जो आंसर होगा स्टूडेंट्स वो 1 होगा। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखेंगे हम लोग, ये थोड़ा सा हमारा सॉल्विंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जिसमें कि BMI पूछा गया है। अ मैन इज 1.64 मीटर इन हाइट एंड वेज 72 kg, व्हाट इज हिज BMI। तो मैंने BMI का फुल फॉर्म बताया था ना, BMI बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स। तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, तो फिर इसका फॉर्मूला था हमारा
हमारा यहाँ पे होगा स्टूडेंट्स वेट, वेट जो होगा हमारा होगा वो कौन सा क्या होगा, हमारा वेट जो होगा वो केजी में होगा, वेट बाई हाइट, हाइट जो होगा वो हमारा किस में होगा, हमारा हाइट जो होगा वो हमारा स्क्वायर में रहेगा। तो हमारा वेट कितना है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा वेट मेंशन्ड है, वेट कितना है 72 kg। और वेट अगर मान लो कि केजी में नहीं रहता है तो उसको हम लोग केजी में पहले कन्वर्ट करेंगे, बट यहाँ पे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ऑलरेडी केजी में दिया हुआ है, तो हम लोग मेंशन करेंगे 72 बाई हमारा क्या है मीटर में है, हाइट को मीटर में लिखना है ना, ठीक है, ये मीटर में होना चाहिए, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 1.64 स्क्वायर, ठीक है। तो फिर अगर इसको हम लोग सॉल्व आउट करेंगे तो 72 बाई इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 1.64 को अगर 2 से सॉल्व करेंगे तो ये समथिंग आएगा आपका 3.28, और अगर इसको कुछ सॉल्व करोगे तो आपका आएगा इन दोनों को डिवाइड करने के बाद 26 पॉइंट समथिंग 6 या 7 आपका कुछ आएगा, 26.7 या फिर कुछ 6 आएगा। तो इससे क्या होगा हमारा स्टूडेंट्स, इससे कौन सा आंसर मैच कर रहा है हमारा, तो 26.7 आ रहा है, ठीक है, जो कि हमारा आंसर कौन सा होगा इसमें, इसमें हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स 3 वाला, ठीक है, 26.7 ये हमारा BMI निकलेगा अकॉर्डिंग टू दिस वेट एंड हाइट। हम लोग जो हाइट होगा स्टूडेंट्स उसको क्या होगा मीटर में स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, इस तरह से हम लोग BMI निकालेंगे, ठीक है। वेट जो होगा हमारा वो केजी में होना चाहिए, जो हाइट है जो हमारा मीटर में और स्क्वायर में होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व आउट करेंगे। नाउ मूव टुवर्ड्स द अदर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया द कैपेसिटी ऑफ अ नॉर्मल ब्लैडर, जो हमारा नॉर्मल ब्लैडर होता है स्टूडेंट्स उसकी क्या कैपेसिटी है, तो जनरली हमारा जो होता है वो 300 से 600 होता है, तो इसके आंसर में हम लोग 2 मेंशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट वोवेल एलिमिनेशन, वोवेल एलिमिनेशन मतलब कि जो भी हम लोग एक्सक्रीट आउट करते हैं स्टूडेंट्स उसमें ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है, तो वो हमारा जाहिर सी बात है अगर पेन भी होगा तो हम लोग को क्या होगा, जो हम लोग का वॉइडिंग होगा वो पेनफुल होगा, उसमें भी वो अफेक्ट कर सकता है। उसके बाद जो मेडिकेशन, जैसे कि अगर कोई तरह का मेडिकेशन ले रहा है जैसे कि डायोरेटिक्स ले रहा है, स्पाइरोलैक्टोन, तो उसमें भी क्या होगा स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन होगा। फिर एज भी बहुत मैटर करता है, एज के कारण क्या होता है जो भी स्पिंचर होता है वो हमारा स्पिंचर फीवल हो जाता है या कि अनडेवलप हो जाता है एक एज के बाद आफ्टर 60, तो उसके कारण भी इफेक्ट कर, इट मीन्स कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर स्टूडेंट्स 4 होगा। तो इसमें हम लोग क्या मार्क करेंगे, 4 मार्क करेंगे, ठीक है, इसमें हम लोग 4 मार्क करेंगे। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज अ सिस्टमैटिक एडेप्टेशन टू इमोबिलिटी, मतलब कि ऐसा कौन सा सिस्टमैटिक एडेप्टेशन है बॉडी में, बॉडी का जो कि इमोबिलिटी काउज करता है, मतलब कि जो कम हमारा मोबाइल करता है, मतलब कि हम लोग कम फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग को देखते हैं प्लांटर फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर, वो तो डिफरेंट ही है। तो इसमें क्या होगा आंसर स्टूडेंट्स हमारा हाइपोस्टेटिक निमोनिया, दिस इज द फैक्टर इन विच सिस्टमैटिक एडेप्टेशन काउज एंड विच लीड्स टू इमोबिलिटी। इसके बाद देखेंगे एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ एयर इन प्लूरल इफ्यूजन इज नोन एज, मतलब कि एक्सेसिव एक्यूमुलेशन, एयर का अगर एक्यूमुलेशन ज्यादा होगा प्लूरल स्पेस में तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ एयर इन प्लूरल स्पेस। अगर हमारे प्लूरल स्पेस में एयर का एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाएगा स्टूडेंट तो उसको हम लोग नीमोथोरेक्स बोल सकते हैं, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, नीमोथोरेक्स। इट मीन्स कि हमारा जो इसका आंसर होगा वो 2 होगा, क्वेश्चन नंबर H का आंसर 2 होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इंडिकेटेड एज,
हाइड्रोजन आयन जो हमारा कंसंट्रेशन होता है उसको किस चीज से इंडिकेट करते हैं? जाहिर सी बात है स्टूडेंट, उसको हम लोग पीएच से इंडिकेट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आई का 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पॉजिटिव ट्रोशियो साइन इज ऑब्जर्व्ड इन। जो पॉजिटिव ट्रोशियो साइन होता है वो किस में देखा जाता है? हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरनाट्रेमिया, हाइपोनाट्रेमिया। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारा जो न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी हो जाता है वो एक्साइटेड हो जाता है, जिसमें कि क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा हाइपोकैल्सीमिया, मतलब कि जो हमारे बॉडी में क्या होता है, कैल्शियम का जो मात्रा है वो कम हो जाता है, जिसके कारण हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है, जो कि हमारा पॉजिटिव ट्रोशियो साइन का फैक्टर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे What word best describes someone that reaches their full potential through development of their unique capabilities? इसमें पूछ रहा है स्टूडेंट्स कि ऐसा कौन सा वर्ड बेस्ट है जो कि उसके फुल पोटेंशियल, उसके थ्रू आउट द डेवलपमेंट में उसका फुल पोटेंशियल जो होता है उसको देखा जाता है। तो क्या होगा हमारा सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। फिर उसके बाद क्या है हमारा आइडेंटिटी डिफ्यूजन है। फिर एक क्या है डीपर्सोनलाइजेशन है। तो इसका क्या होगा स्टूडेंट हमारा, इसका आंसर हमारा होगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्या होगा हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसमें क्या होता है, जो भी इंडिविजुअल होता है उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है कि मतलब कि वो अपने आप को देख पाता है, अपने पोटेंशियल को, अपने डेवलपमेंट को, अपने कैपेबिलिटीज को फुल्ली जज कर पाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। के का आंसर हमारा 2, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 टीस्पून इज इक्वल्स टू, ये तो सभी को पता है स्टूडेंट्स, हमारा 5 ml होगा। तो इसका आंसर हमारा L का 3 होगा, 5 ml। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द अदर, दैट इज आवर शॉर्ट नोट्स, जो कि हमारा 5 मार्क्स का होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है हमारा, इसमें क्या पूछा गया, एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ प्रेशर अल्सर्स। क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें हम लोग को पूछा गया है, स्टेजेस पूछा गया है, तो हम लोग बस इसमें स्टेजेस के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो प्रेशर अल्सर, तो थोड़ा सा हम लोग थॉर्डली लिख सकते हैं कि प्रेशर अल्सर को अल्सो बेड सॉर बोला जाता है, जिसमें कि इट इज, हम लोग बता सकते हैं, इसमें आंसर में लिख सकते हैं ए का, प्रेशर अल्सर इज कैटेगराइज्ड on the basis of tissue damage or depth of severity। मतलब कि इसमें बताया गया स्टूडेंट्स, जो प्रेशर अल्सर है हमारा, वो डेप्थ ऑफ, जो भी हमारा डेप्थ, मतलब कि जो भी हमारा उंड है, जो भी हमारा अल्सर है, घाव है, उसके डेप्थ को, मतलब कि उसकी गहराई को देखते हुए वहाँ पे स्टेजेस कैटेगराइज किए गए हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे फर्स्ट कौन सा आता है स्टूडेंट्स, जो कि हमारा सबसे फर्स्ट आता है, वो होता है हमारा फर्स्ट में नॉन ब्लांचेबल, नॉन ब्लांचेबल एरिथ्मा। फिर एक क्या होगा स्टूडेंट्स, पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस। फिर यहाँ क्या है हमारा स्टूडेंट्स, फुल थिकनेस स्किन लॉस। फिर इसमें क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा, फुल थिकनेस टिश्यू लॉस, जिसमें कि हम लोग स्टूडेंट्स देख सकते हैं, जो हमारा, इसको हम लोग फर्दरली थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे, हम लोग 1 बाय 1 इसके बाद फिर लिखेंगे। इसमें क्या लिख सकते हैं, जो हमारा नॉन ब्लांचेबल होता है, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा स्किन इंटैक्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, रेडनेस आ जाता है, जो भी हमारा सरफेस, जो भी हमारा इन सीटू
सरफेस पे डिफेक्ट करता है उसको हम लोग किस में रखेंगे, नॉन ब्लांचेबल में। फिर पार्शियल थिकनेस, पार्शियल थिकनेस में क्या होता है, जो हमारा सबक्यूटेशनली ब्लिस्टर्स वगैरह होता है उसमें क्या होता है, डिफेक्ट आ जाता है, इंटीग्रिटी जो होता है वो क्या होता है हमारा लूज हो जाता है। फिर एक आता है हमारा फुल थिकनेस, तो फुल थिकनेस में क्या होता है, इसमें कोई भी तरह का इंसिजन वगैरह आ जाता है, कोई भी तरह का डीप कट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे फुल थिकनेस टिश्यू लॉस में क्या होगा, हमारा जो भी मतलब कि हमारा जो टिश्यू वगैरह होगा वो हमारे बोन पे, जो भी हमारा लेयर्स होगा स्किन का वो बोन के अकॉर्डिंग प्रोमिनेंस होगा, मतलब कि जो हमारा जो बोन्स होगा उस पर उभर के वो आएगा, जो हमारा स्किन का जो इंटीग्रिटी वगैरह होगा वो इस बोन के ऊपर हमारा उभर के आता है। उसी को बोला गया है, ये 4 कैटेगरी में कैटेगराइज्ड किया गया हमारा क्या, प्रेशर अल्सर का स्टेजेस, ठीक है। तो इस तरह से आप एग्जाम में डिफाइन कर सकते हो हमारा स्टेजेस, जो भी प्रेशर अल्सर का स्टेजेस है। अब स्टूडेंट्स हम लोग इसमें देखेंगे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आफ्टर डेथ, मतलब कि डेथ के बाद हमारा क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आता है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले आता है क्या स्टूडेंट्स, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आफ्टर डेथ, मतलब कि डेथ एक ऐसा इवेंट जिसमें कि जो मतलब इंडिविजुअल होता है वो फिजियोलॉजिकली और एनाटॉमिकली फंक्शन नहीं कर पाता है, उसको हम लोग डेथ कंसीडर कर सकते हैं। पर क्योंकि इसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस पूछा गया है स्टूडेंट्स, तो इसमें हम लोग को फिजियोलॉजिकल चेंजेस मेंशन करना है। तो इसको आप लोग इस तरह से लिख सकते हो, पार्लर मोर्टिस, मोर्टिस मतलब कि पेलिंग ऑफ या फिर पेलनेस ऑफ स्किन। फिर दूसरा क्या है स्टूडेंट्स हमारा, लाइवोर मोर्टिस। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जो भी हमारा ब्लड का क्वांटिटी होता है, ब्लड स्ट्रीम होता है, ग्रेविटी के बाद क्या होता है हमारे जो निचले लोअर सरफेस में क्या होता है वो डिपॉजिट हो जाता है। फिर और क्या क्या हो सकता है, कूलिंग ऑफ स्किन। फिर और क्या लिख सकते हैं, स्टिफनेस ऑफ मसल्स। फिर आएगा हमारा डिकम्पोजिशन। फिर हमारा आ जाएगा ऑटोलाइसिस। तो इस तरह से पहले हम लोग स्टेजेस को मेंशन कर लेंगे, हम लोग बताएंगे कि क्या क्या होता है। पहले पैलोर मोर्टिस होता है जिसमें कि क्या होता है, स्किन का जो कलर होता है वो ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ आवर बॉडी क्या होता है, पेलिंग होता है, स्किन का जो होता है इंटीग्रिटी वो लूज हो जाता है और वहाँ पे पेलनेस आ जाता है, पीलापन आ जाता है, ठीक है। स्किन जो होता है वो अपना नॉर्मल इंटीग्रिटी वहाँ पे लूज कर देता है। फिर उसमें क्या रहेंगे, लाइवर मोर्टिस, मतलब कि जो भी हमारा ब्लड स्ट्रीम है, जो भी हमारा ब्लड का फ्लूइड वाला जो वॉल्यूम है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे डेथ के बाद लोअर एरिया में डिपॉजिट होने लगते हैं, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी। फिर उसके बाद कूलिंग ऑफ स्किन, जाहिर सी बात है कि उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन ही क्या करता है, थर्मो रेगुलेशन करवाता है, मतलब कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो अगर जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन ही फंक्शन नहीं करेगा तो वो टेम्परेचर लूज करेगा, जिसके कारण कूलिंग ऑफ स्किन देख सकते हैं। फिर हमारा जो भी मसल्स होगा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, वो रिलैक्सेशन मोड पे चला जाएगा ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन आवर मसल्स। उसके बाद हम लोग डिकम्पोजिशन, मतलब कि जो भी होगा डिकम्पोजिशन में क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ टिश्यू, जो भी टिश्यू होगा उसमें ब्रेकेज आने लगेगा, परफ्यूजन होने लगेगा। उसके बाद हमारा आता है लास्ट ऑटोलाइसिस, मतलब कि जो हमारा सेल्स होता है वो खुद हमारे बॉडी के सेल्स जो क्या करते हैं, खुद के सेल्स को खाने लगते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ ओन बॉडी सेल्स बाय आवर बॉडी सेल्स, इसमें हम लोग देख सकते हैं इस तरह से 4, 5, 6 जो भी होगा हमारा फिजियोलॉजिकल चेंजेस डेथ में देखा जाता है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग को डिफरेंशिएट करने के, जब भी हम लोग को हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन बोले स्टूडेंट्स लिखने को, तो आप इसको डिफरेंशिएट वे में लिखा करें, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगता है, वो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। आपका स्पेस भी बचेगा, आपका स्पेस भी कवर होगा और आपका टाइम भी बचेगा उसमें। तो इस तरह से आप इसको डिफरेंशिएटिव वे में लिखेंगे, ठीक है।
सबसे पहले हम लोग एक कैटेगरी को करेंगे हॉट एप्लीकेशन और दूसरे कैटेगरी में हम लोग डालेंगे कोल्ड एप्लीकेशन। तो फर्स्ट में हॉट एप्लीकेशन। तो जो हॉट एप्लीकेशन होता है वो क्या करता है स्टूडेंट्स, रिलीव्स पेन एंड मसल्स स्पाज्म। इसमें क्या करता है कोल्ड एप्लीकेशन में, रिड्यूसेस पेन एंड स्वेलिंग। इसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं दूसरे में, इसमें ये क्या करता है ब्लड सर्कुलेशन को क्या करता है, बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है। और ये क्या करता है, ब्लीडिंग को कंट्रोल, जो हमारा हॉट एप्लीकेशन होता है ब्लीडिंग को वो कंट्रोल करता है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, ये प्रोमोट करता है हीलिंग में। जब भी कोई भी वुंड वगैरह होगा तो इसमें हीलिंग होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, लोअर्स बॉडी टेम्परेचर, और एक और क्या होता है स्टूडेंट्स, इन्फ्लेमेशन वगैरह जो होता है वो ये कम कर देता है। इन ऑर्डर टू कोल्ड एप्लीकेशन, हॉट एप्लीकेशन क्या करता है, रिड्यूसेस पेन एंड प्रोवाइड कंफर्ट। ये क्या करता है, कंफर्ट प्रोवाइड करता है हमें, ठीक है। तो हॉट एप्लीकेशन के एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं हॉट बैग या फिर वार्म कॉम्प्रेस। क्या लिखेंगे, हॉट बैग और वार्म कॉम्प्रेस। और हम लोग कोल्ड एप्लीकेशन में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, कोल्ड बैग या फिर आइस बैग भी उसको बोला जाता है। फिर उसको हम लोग इसमें लिख देंगे कोल्ड कॉम्प्रेस। हम लोग क्या करते हैं फीवर में स्टूडेंट्स, कोल्ड कॉम्प्रेस देते हैं ताकि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर हो वो रिड्यूस हो सके। तो दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट योर हॉट एप्लीकेशन एंड कोल्ड एप्लीकेशन। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द डिफरेंट क्वेश्चन। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखेंगे मेथड्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। प्रीवियसली मैंने एक और पेपर में ये आंसर आप लोगों को मेंशन किया था, मेथड्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब कि ऐसे क्या क्या प्रक्रिया है जिससे कि हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे आंसर में स्टूडेंट्स, फॉलोइंग आर दी मेथड्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद हम लोग इसको थॉर्डली बस एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन लिख देंगे, पहले मेंशन करेंगे। हम लोग इस आंसर को स्टूडेंट्स फ्लो चार्ट के थ्रू बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेथड्स पूछा गया है। तो मेथड्स ऑफ, देखो अकॉर्डिंग टू आंसर स्टूडेंट आप अपना फ्लो चार्ट बना सकते हो। जैसे कि आपका आंसर मेथड पूछा गया है तो जैसा कि इस मेथड में 4 ही आंसर है, हमारा 4 आंसर है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके में फ्लो चार्ट बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसमें सुंदर सा फ्लो चार्ट बनाएंगे, ठीक है, जिसमें क्या है, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन और हमारा लास्टली क्या था स्टूडेंट, ऑस्कल्टेशन। तो जैसा कि हम लोग इंस्पेक्शन में क्या कर रहे थे स्टूडेंट, हम लोग को इसके बाद इसको फ्लो चार्ट बना लेंगे। जैसा कि हम लोग को पता है कि इसका जो आंसर होने वाला है वो 4 ही होने वाला है। अगर आपको आंसर सभी के पता है तो उसके अकॉर्डिंग फ्लो चार्ट बनाइएगा। तो इसको फिर हम लोग फ्लो चार्ट बना के उसको 1 बाय 1 थोड़ा थोड़ा हम लोग उसको लिखेंगे। तो इंस्पेक्शन में लिख सकते हैं कि इंस्पेक्शन एक ऐसा फिजिकल एग्जामिनेशन का प्रोसेस है जिसमें कि नर्स क्या करती है, विजुअली एग्जामिन करती है, पेशेंट को देखती है, कलर डिस्कलरेशन, जो भी उसका मतलब रेडनेस वगैरह हो गया, स्वेलिंग हो गया, वो सब कुछ इंस्पेक्शन में वो असेस करती है, ठीक है। उसके बाद पैल्पेशन में वो पेशेंट को टच करके फील करके देखती है कि पेशेंट का जो भी मतलब टेम्परेचर वगैरह है, कोल्ड है कि हॉट है, उसके अकॉर्डिंग वो जज करती है। परकशन में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो भी मतलब कि टैपिंग मेथड होता है जो कि हम लोग फिंगर से करते हैं, तो फिंगर से हम लोग टैप करके जो भी हमारा ऑर्गन्स वगैरह होता है उसका हम लोग साइट वगैरह चेक करते हैं कि कहीं वो प्रोट्रूड तो नहीं हो गया, अपनी जगह से थोड़ा सा प्रोट्रूड हो गया या फिर थोड़ा सा वो कहीं डिसफंक्शन में आ गया। तो इस तरह से हम लोग ये परकशन मेथड में देखते हैं। उसके बाद हम लोग ऑस्कल्टेशन मेथड आता है। तो ऑस्कल्टेशन मेथड में स्टूडेंट्स हम लोग स्टेथोस्कोप की मदद से वहाँ पे जो भी हमारा बॉडी का साउंड होता है, ब्रीदिंग साउंड होता है, लंग साउंड होता है, बबल साउंड होता है, हार्ट साउंड होता है, उसको हम लोग ऑस्कल्टेट करते हैं, स्टेथोस्कोप की मदद से सुनते हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस को ऑस्कल्टेशन बोला गया है। तो इसमें आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी बता सकते हैं।
तो ये हमारा मेथड्स, ये क्या हुआ हमारा मेथड्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें पूछा गया है स्टूडेंट्स फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द हाइजीन प्रैक्टिस। ऐसा कौन कौन सा फैक्टर्स है जो कि हाइजीन प्रैक्टिस को इन्फ्लुएंस करता है। तो इसमें डायरेक्ट आपको फैक्टर्स मेंशन करने हैं, ठीक है। तो एक सुंदर सा फ्लो चार्ट हम लोग बना लेंगे, ऐसे मिडिल में बादल बनाएंगे और फिर हम लोग लिखेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हाइजीन प्रैक्टिस। तो इसमें कौन कौन सा फैक्टर्स आ सकता है, तो एक आएगा हेल्थ स्टेटस, एज, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, नॉलेज एंड एजुकेशन, पर्सनल हैबिट्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप सुंदर से फ्लो चार्ट एग्जाम में बना लोगे। उसके बाद हम लोग एक एक करके इसको थॉरली बस पॉइंट वाइज एक एक दो करके लिखेंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस पॉइंट वाइज। ऐसे वे में नहीं लिखना है, वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है और उससे क्या होता है हमारे मार्क्स भी कट होने के डर होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सभी को 1 बाय 1, जैसे कि पर्सनल हैबिट्स को हम लोग मेंशन करेंगे, इसको मार्क कर देंगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो हम लोग को अप्रोक्स 4 to 5 6 पॉइंट्स डालने ही होंगे। तो जाहिर सी बात है हेल्थ स्टेटस, अगर मान लो हमारा हेल्थ स्टेटस सही नहीं है, हम लोग एबनॉर्मल है, अगर फीवर है या फिर हम लोग कॉन्शियस नहीं है, तो उस कंडीशन में हमारे हाइजीन पे अफेक्ट पड़ेगा। हम लोग उसके इसमें हाइजीन प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे अच्छे से, हम लोग हाइजीन फूड नहीं कर पाएंगे, कुकिंग नहीं कर पाएंगे तो खाएंगे नहीं। फिर एज मैटर करता है, देखते हैं छोटे बच्चे होते हैं वो हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते, उनकी मामा या फिर जो ओवर एज होते हैं जैसे कि 60 प्लस होते हैं वो भी केयर नहीं कर पाते, फिर जो भी मतलब कि ओल्ड एज पीपल होते हैं उनका देख रेख करने के लिए हमारे पास एक अटेंडेंट होना चाहिए। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, अगर मान लो कि घर का कंडीशन सही नहीं है, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है स्टूडेंट्स, तो उस कंडीशन में भी हाइजीन अफेक्ट करता है। हम लोग वो सारे इक्विपमेंट मेंटेन नहीं कर पाते हैं जिसके कारण ये अफेक्ट होगा। नॉलेज सबसे बड़ी बात है, हाइजीन के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी चीज़ों को कैसे हाइजीनली मेंटेन करते हैं, नॉलेज होना चाहिए उसके लिए। फिर पर्सनल हैबिट्स, जैसे कि हमारा पर्सनल हैबिट्स हो गया कि हम लोग खाना खाएं और प्लेट ऐसे ही रख दिए खुले में ओपनली, हम लोग खाना बनाएं, कुकिंग किए, जो भी चावल दाल होता है उसको हम लोग लीड से कवर नहीं करते जिसके कारण फूड हाइजीन जो होता है यहाँ पे इंटरप्ट कर जाता है। तो दीज आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द हाइजीन प्रैक्टिस, यू कैन सी हियर। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछा गया है फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल्फ कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये क्योंकि स्टूडेंट्स ये हमारा 2 मार्क्स का है, ठीक है। तो अगर 2 मार्क्स का है तो ज़्यादा नहीं, बस हम लोग को इसमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, इनलिस्ट करना होगा, बस ये बताना होगा कि क्या क्या फैक्टर्स है। जैसे कि 2 मार्क्स का है तो ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो कि सेल्फ कॉन्सेप्ट को अफेक्ट करेगा। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट के अफेक्ट के लिए हम लोग क्या क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको भी स्टूडेंट्स हम लोग फ्लो चार्ट के वे में बनाएंगे। फिर यहाँ पे ऐसे कर देंगे, इस तरह से फ्लो चार्ट बनाएंगे। डिप्रेशन या फिर डिप्रेस्ड, लाइफ एक्सपीरियंस, कल्चर एंड रिलीजन, फिर फैमिली एंड पेरेंटिंग। क्योंकि स्टूडेंट्स ये 2 मार्क्स का है तो इसको हम लोग थॉरली भी एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो ये चल जाएगा। 2 मार्क्स का है तो आप 2-2 पॉइंट मेंशन किए हो तो उसके लिए आपको मार्क्स इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ मूव टुवर्ड्स द अदर क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ पेन। इसमें ये भी 2 मार्क्स का है हमारा स्टूडेंट्स। ये हमारा क्वेश्चन कितने मार्क्स का था,
2 मार्क्स का था। कितने मार्क्स का था? 2 मार्क्स का था। तो बस आपको इसको टाइप्स को मेंशन कर देना है, टाइप्स ऑफ पेन, जिसमें हम लोग क्या लिखेंगे? फर्स्ट में एक्यूट पेन, दूसरे में क्रॉनिक पेन, तीसरे में सोमैटिक पेन, चौथे में विसरल पेन। जब 2 मार्क्स का क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमसे पूछा जाए तो उसमें हम लोग बस इनलिस्ट करते हैं, मतलब कि बस बताते हैं कि क्या क्या, उसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं करते। और क्योंकि अगर ये 2 मार्क्स का है तो अगर आप 4 पॉइंट्स भी ऐड करते हो तो अगर 2 पॉइंट्स के लिए एक मार्क्स भी देता तो आपको अनदर 2 पॉइंट्स के लिए भी 1 मार्क्स देता है। तो एक कितना हुआ? हम लोग का 2 मार्क्स हो गया, तो जिसके लिए आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। 4 पॉइंट मेंशन किया है ना हमने, 1 2 3 4, तो ये हमारा 2 मार्क्स का, अगर 4 पॉइंट मेंशन किया है तो ये 2 मार्क्स देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मेंशन करेंगे, बस उसको हम लोग अच्छे से फ्लो चार्ट में या फिर टेबल के थ्रू मेंशन कर देंगे। नाउ मूव टुवर्ड्स द अदर क्वेश्चन। फैक्टर्स अफेक्टिंग यूरिनेशन। स्टूडेंट्स, इसमें पूछा गया है ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जिसमें कि वॉइडिंग करने में, यूरिन को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने में इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है। अफेक्ट करता है मतलब कि जो यूरिनेशन, जो हमारा नॉर्मल यूरिनेशन, नॉर्मल वॉइडिंग होता है, उसको डिस्टर्ब करता है। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे फ्लो चार्ट के थ्रू, सुंदर सा फ्लो चार्ट बनाएंगे स्टूडेंट्स। इस तरह से आप पॉट के बेसिस पे भी बना सकते हो स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर हम लोग इसे मेंशन करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग यूरिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या मेंशन करेंगे? एज, फ्लूइड इनटेक, मेडिकेशंस, पेन, डाइट। देखो इसमें बस आपको मेंशन करना है, एक्सप्लेन नहीं करना है। बट देखो यूरिनेशन में क्या होता है? एज, एक एज के बाद क्या होता है, हमारा जो भी मतलब स्पिंक्चर होता है यूरिनरी ब्लैडर के पास, यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा में जो भी हमारा स्पिंक्चर होता है, यूरिनरी स्पिंक्चर, उसमें क्या होता है? फीवलिंग आ जाता है, मतलब कि वो इमेच्योर होने लगता है, वो प्रॉपर वर्क नहीं करता, डिसफंक्शन हो जाता है, ठीक है। फ्लूइड इनटेक अगर कम करेंगे तो उससे भी हो सकता है। फिर डाइट भी बहुत वेरी करता है। मेडिकेशन में अगर हम लोग डायूरेटिक्स, आप लोग इसके साथ अगर चाहो तो एग्जाम्पल भी ऐड ऑन कर सकते हैं। डायूरेटिक्स, मेडिकेशन में डायूरेटिक्स ऐड कर देना है, स्पाइरोलैक्टोन, आप लोग ये सब मेंशन कर सकते हो। दिस इज द वे how you can draw the flow chart and write the answer in a very impressive way, okay? इस तरह से हम लोग फ्लो चार्ट बनाएंगे और उसको इंप्रेसिव वे में दिखाएंगे ड्रॉ करके। इसमें पूछा गया है स्टूडेंट्स, व्हाट इज यूनिवर्सल प्रिकॉशंस। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस को डिफाइन किया गया है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स एक ऑथर बेसिस पे हम लोग लिखेंगे और एक हम लोग एज योर विश लिखेंगे। क्योंकि ये 2 मार्क्स का है तो आपको 2 डिफाइन ही करना होगा, डिफाइन पूछा है। तो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस को क्या बोला गया? यूनिवर्सल प्रिकॉशंस आर इन्फेक्शन कंट्रोल measures that require all the body and blood and body fluids, body and blood and body fluids to be treated potentially to prevent from the spread of disease. यूनिवर्सली
यूनिवर्सल प्रिकॉशंस में ये बताया गया है स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा मेजरमेंट है, ये एक ऐसा मेजरमेंट है जिससे कि हम लोग कंट्रोल करते हैं इन्फेक्शन को, ताकि हमारा जो भी ब्लड और बॉडी फ्लूइड है उसको ट्रीट आउट कर सके, उसको ट्रीटमेंट कर सके, ताकि वो जो भी हमारा इन्फेक्शन फैल रहा है उससे वो बच सके। यहाँ पे प्रिकॉशंस मेंशन है तो जाहिर सी बात है कैसे बचाव कर सके, प्रिवेंट कर सके, ठीक है, यही यहाँ पे पूछा गया है। डिफाइन यूनिवर्सल प्रिकॉशंस, तो आप लोग इसके आंसर में ये लिख सकते हो। फिर अगर आपको ये आंसर नहीं आ रहा तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसी सेंटेंस को पहले, जो हमारा लास्ट वाला सेंटेंस होता है उसको पहले लिख देते हैं, और ये जो हमारा ऊपर का सेंटेंस होता है उसको बाद में लिख देते हैं। तो आप इस डिफिनेशन को एक नहीं दो वे में बना सकते हो, ठीक है। नाउ मूव टुवर्ड्स द अनदर क्वेश्चन। इनलिस्ट लीवर एंजाइम टेस्ट, क्या पूछा गया है, हम लोग को बस लीवर एंजाइम टेस्ट के बारे में यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो हमारा एक सबसे पहले लिख देंगे फॉलोइंग, ये इनलिस्ट नहीं है स्टूडेंट्स, ये इनलिस्ट लिखा हुआ है, क्या है, इनलिस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। लीवर एंजाइम टेस्ट के नाम बताने, हम लोग को बस लिस्ट आउट करना है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले क्या होता है, LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें कि हम लोग क्या बताएंगे, SGPT, दूसरा होगा LDH, फिर तीसरा में हम लोग क्या बता सकते हैं, बिलीरुबिन टेस्ट, और चौथा में क्या बता सकते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, टोटल प्रोटीन, ठीक है। इसमें टोटल प्रोटीन ऐड ऑन कर सकते हैं। तो क्योंकि ये 2 मार्क्स का है तो हम लोग 4 ऐड ऑन कर दिए। कितने ऐड ऑन किए स्टूडेंट्स, हम लोग 4 ऐड ऑन किए, ठीक है, ताकि वो अगर 2 पॉइंट पे भी 1 मार्क्स दे रहा है तो एक 2 मार्क्स हमारा हो जाए और मिल जाए। तो इसके लिए हम लोग 4 पॉइंट्स लिखेंगे। बस इनलिस्ट बोला गया है, इसमें इनलिस्ट पूछा गया है, ठीक है। Okay students, this is our very interesting topic. This is the question, it is asked every time. मैं बता रही हूँ आपको, ये हमेशा ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, हमेशा आपके नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, नर्सिंग एज अ प्रोफेशन क्या होता है, नर्सिंग एज अ प्रोफेशन से आप क्या समझते हो, नर्सिंग एज अ प्रोफेशन मतलब कि हमारा जो नर्सिंग ये जो प्रोफेशन है वो क्या है, ठीक है। तो क्योंकि ये 10 मार्क्स का है, ठीक है, तो हम लोगों को इसको स्प्लिटिंग वे में आंसर करना होगा। ऑलरेडी क्वेश्चन जो है हमारा स्प्लिटेड है, मतलब कि हम लोग को डिवाइड करके मिला हुआ है, तो उसको बस हम लोग आंसर करेंगे। तो हम लोग 1 में लिख सकते हैं, डिफाइन पूछा है, 2 मार्क्स का है यहाँ पे, तो एक हम लोग ऑथर के बेसिस पे लिखेंगे और एक खुद के बेसिस पे लिखेंगे, या फिर एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं, ठीक है, कि नर्सिंग एज अ प्रोफेशन क्या है, ठीक है। तो नर्सिंग एज अ profession is defined as it is a profession in which a registered and dignified experienced qualified nurse gives care to the sick needy people or individual in order to give care in order to promote, prevent and rehabilitate the health from any kind of illness is known as nursing as a profession. उसको क्या हम लोग बोलेंगे, एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कि एक डिग्निफाइड नर्स क्या करती है, वो केयर प्रोवाइड करती है, ठीक है। फिर इसे पूछा गया है लिस्ट डाउन द क्वालिटीज ऑफ अ प्रोफेशनल नर्स, प्रोफेशनल नर्स का क्या क्या ऐसा क्वालिटीज है, ठीक है। तो इसमें हम लोग फ्लो चार्ट के थ्रू बनाएंगे, क्योंकि ये भी 3 मार्क्स का है स्टूडेंट्स, तो बस हम लोग को फ्लो चार्ट थॉरली बताना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर में, ठीक है, क्वालिटीज ऑफ नर्स। स्टूडेंट्स जब भी हम लोग आंसर मेंशन करेंगे ना, तो जो हमारा मेन आंसर, जो क्वेश्चन का हमारा जो मेन आंसर, जो क्लासिकल आंसर हो, क्लासिकल साइंस होगा, उसको हम लोग हमेशा पहले मेंशन करेंगे। देन आफ्टर अगर जो आंसर्स आपको नहीं आ रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि डाउट है, तो वो आप उसको बाद में लिखेंगे। बट जो प्रॉपर आंसर होंगे, जो प्रॉपर पॉइंट्स होंगे, जो मेन पॉइंट्स होंगे हमारे क्वेश्चन के या फिर स्टेटमेंट के, उसको हम लोग पहले मेंशन करेंगे। तो क्वालिटीज ऑफ नर्स में क्रिटिकल थिंकर लिख सकते हैं कि वो क्या एज अ प्रोफेशन क्या होती है, जो नर्स होती है क्रिटिकल थिंकर होती है, वो क्रिटिकली सोचती है और अकॉर्डिंग टू डिजीज कंडीशन डायग्नोसिस वो ट्रीट आउट करती है। उसके बाद हम लोग क्या, थेराप्यूटिक,
थेराप्यूटिक केयर वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। फिर उसमें लीडरशिप क्वालिटीज होने चाहिए, ठीक है। गुड कम्युनिकेशन स्किल होने चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल। फिर हम्बलनेस होना चाहिए और काइंड होनी चाहिए, ठीक है। और सभी का रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो डिग्निफाइड होनी चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस्ड होनी चाहिए। मैंने आपको डिफिनेशन में बताया ना कि डिग्निफाइड और एक्सपीरियंस नर्स होनी चाहिए, क्वालिफाइड, अच्छे इंस्टीट्यूशन से क्वालिफाइड होनी चाहिए, उसे एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग आना चाहिए, थेराप्यूटिक वो मतलब कि केयर प्रोवाइड कर सके। तो दीज आर ऑल द फैक्टर्स ऑफ द क्वालिटीज ऑफ नर्स एज इन नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। उसके बाद बोला गया डिस्क्राइब द स्कोप एंड करियर अपॉर्चुनिटी फॉर नर्सेज, मतलब कि ऐसा क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी और स्कोप है नर्सेज के लिए जिसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो इसमें मतलब कि नर्सेज जो है वो कहाँ कहाँ किस किस एरिया में किस किस फील्ड में काम कर सकती है, उसका क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी है, तो इसको हम लोग बता सकते हैं कि किस किस कहाँ कहाँ नर्सेज जो है वो अपना जो भी मतलब कि केयर वगैरह है वो प्रोवाइड करेंगी। तो इसको हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स। तो इसको भी हम लोग डिस्क्राइब करना है स्टूडेंट। जब डिस्क्राइब करने के लिए बोले तो हम लोग इसको फ्लो चार्ट के वे में बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से बनाएंगे। आज हम लोग अम्ब्रेला वाला फ्लो चार्ट बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक लिटरेचर सब्जेक्ट है स्टूडेंट, तो हम लोग को थोड़ा पेपर इम्पैक्टफुल बनाना होगा। ये ऑलरेडी एक थोड़ा लिटरेचर है, तो टीचर्स जो भी हम लोग का कॉपी चेकर होता है वो ऑलरेडी बोर्ड हो जाएंगे। तो इसको आप लोग जितना इम्पैक्टफुल बनाओगे, जितना इंटरेस्टिंग दिखाओगे, टीचर्स बस बोर्ड नहीं होंगे। उसको एक बार ड्रॉ जो भी आप फ्लो चार्ट ड्रॉ किए होंगे उसको बस देखेंगे और वो आंसर टिक कर देंगे और आपको ग्रेड्स दे देंगे। तो हम लोग इसमें लिखेंगे क्या पूछा गया, स्कोप एंड करियर फॉर नर्सेस। तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे हम लोग स्कोप एंड करियर अपॉर्चुनिटी फॉर नर्सेस। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। एक नर्स जो है वो क्या करती है, अपना जो भी केयर होता है, जो भी अपना एफर्ट्स होता है वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में भी सर्व कर सकती है। फिर मिलिट्री नर्स में भी जा सकती है, वो मिलिट्री नर्स में भी अपना जो भी केयर होता है उसको सर्व करेंगी। फिर और कहाँ, नर्स एडमिनिस्ट्रेटर होती है, नर्स एडमिनिस्ट्रेटर में भी उसका बहुत स्कोप होता है। फिर स्टाफ नर्स, फिर एक आता है हमारा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, जो भी मतलब कि हम लोग बच्चे का जो NICU वाला जो हमारा यूनिट होता है उसमें भी वो केयर प्रोवाइड कर सकती हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे नर्स ट्यूटर, जो कि हम लोग अभी फाइनली जो कर रहे हैं, जो हम लोग नर्स ट्यूटर में भी क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें भी बहुत सारा स्कोप है। आप ट्यूटरिंग भी कर सकते हो, फिर CHN में पीडियाट्रिक मतलब जो NICU वार्ड होता है उसमें भी काम कर सकते हो, एज अ स्टाफ नर्स भी काम कर सकते हो, नर्स एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकते हो, फिर मिलिट्री। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि आप अलग अलग फील्ड में काम कर सकते हो। तो इसके ऊपर आप लोग को थॉरली बस एक दो पॉइंट लिखना है कि नर्स जो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में काम करती है, एज अ CHO काम करती है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। फिर मिलिट्री नर्स होती है जो भी मतलब कि वहाँ पे जो भी मिलिट्री फोर्सेस के मतलब कि आदमी होते हैं, जो भी वहाँ पे क्लाइंट इंडिविजुअल होते हैं, अगर उनको कोई भी तरह का इंजरी आता है तो वो उनको केयर प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से आपको एक एक पॉइंट को बस 1 बाय 1 लिखना है इस फ्लो चार्ट के बाद आपको, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स डिस्क्राइब बोला गया है, ठीक है। तो हम लोग इस पॉइंट्स को सारी को डिस्क्राइब करेंगे। ये हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन हमारा 10 मार्क्स का था, विच कैरी 30 मार्क्स। ओके, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। नाउ मूव टुवर्ड्स द अदर क्वेश्चन। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था स्टूडेंट, जिसमें कि पूछा गया डिफाइन नर्सिंग प्रोसेस। तो जैसा कि मैंने बताया स्टूडेंट्स ये 2 मार्क्स का है, तो आपको 2 डिफिनेशन देने होंगे नर्सिंग प्रोसेस के। तो नर्सिंग प्रोसेस क्या है, तो नर्सिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है, हम लोग इसको डिफाइन वे में लिखेंगे,
नर्सिंग प्रोसेस, हमेशा हम लोग जब भी आंसर डिफाइन करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो उसको इस तरह से लिखेंगे आंसर। पहले क्वेश्चन हम लोग बहुत अच्छे से मेंशन कर लिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, उसके बाद लिखेंगे नर्सिंग प्रोसेस इज डिफाइंड एज, पहले हम लोग इतना लिख लेंगे स्टूडेंट्स। इतना लिखने के बाद हम लोग उसको इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे इट इज द प्रोसेस इन विच a qualified, experienced or registered nurse gives care to the needy or sick or injured people in order to promote, prevent and rehabilitate the health from any kind of injury is known as nursing process। और nursing process को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक सिस्टमैटिक वे में, एक मतलब कि जो हमारा सीक्वेंस वे में केयर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले उसमें हम लोग असेसमेंट करते हैं, ठीक है, असेसमेंट करेंगे, फिर डायग्नोस करेंगे, दूसरे में डायग्नोसिस करेंगे, उसके बाद हम लोग प्लानिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टूडेंट्स इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, फिर लास्ट में इवैल्यूएट करेंगे। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स जैसे कि हम लोग कर रहे थे असेसमेंट, जो भी हमारा अगर क्लाइंट आता है तो उसको नर्सिंग प्रोसेस में हमारा जो पहला इनिशियल हमारा जो स्टेप होता है असेसमेंट होता है। हम लोग पेशेंट को असेस करते हैं, किसी भी तरह का अगर मान लो कि फीवर वगैरह है, विजुअल एग्जामिनेशन से, मतलब कि हम लोग उसको प्रॉपर्ली ऊपर से नीचे हेड टू टो से फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, इंटरव्यू मेथड लेते हैं, उससे वर्बली पूछते हैं। उसके बाद डायग्नोसिस में हम लोग डायग्नोस करते हैं, जैसे कि मान लो कि किसी भी पेशेंट को आ रहा है, फीवर हो रहा है, तो उसमें क्या बोलेंगे, अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू राइज इन बॉडी टेम्परेचर ड्यू एविडेंस बाई या फिर रिलेटेड टू पायरेक्सिया, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग, हम लोग प्लानिंग करेंगे कि उसके बाद अगर फीवर है तो उसको क्या क्या हम लोग दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। इम्प्लीमेंट मतलब कि हम लोग जो भी प्लान किए हैं ट्रीटमेंट, उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम लोग अप्लाई करने के बाद देखेंगे कि जो हमारा ट्रीटमेंट जो दिए वो यूजफुल था या नहीं था, उसका आउटकम, उसका रिजल्ट आया या नहीं आया, वो हम लोग इवैल्यूएशन में देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर बी, मतलब कि जो हमारा 2 है टाइप, जो हमारा 1 है नर्सिंग प्रोसेस को, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। उसके बाद हमारा आता है डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस, ये हमारा 4 मार्क्स का है, ठीक है। तो इसको हम लोग को डिस्क्राइब करने के लिए बोला गया है, तो इसके लिए भी हम लोग एक टेबल बना सकते हैं, टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस बना लेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग इस तरह से, सबसे पहले हमारा क्या होता है, एक्चुअल डायग्नोसिस। टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस में लिखेंगे एक्चुअल डायग्नोसिस, हाई रिस्क डायग्नोसिस, उसके बाद एक आता है वेलनेस डायग्नोसिस, उसके बाद हमारा आता है एक सिंड्रोम डायग्नोसिस, ठीक है, सिंड्रोम डायग्नोसिस हमारा आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग को 1 बाय 1 फ्लो चार्ट बना लेंगे स्टूडेंट। उसके बाद हम लोग इसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि एक्चुअल डायग्नोसिस है, तो एक्चुअल डायग्नोसिस किस बेसिस पर करते हैं, तो एक्चुअल डायग्नोसिस जो होता है वो जो भी पेशेंट आया, जो भी उसका एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, हम लोग उसके अकॉर्डिंग उसको असेस करते हैं। जैसे कि कोई पेशेंट आया, उसको बहुत खांसी हो रही है, तो वो उसका एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। उसके बाद हाई रिस्क डायग्नोसिस, जैसे कि कोई पेशेंट आता है, बोलता है कि मुझे ये सर्जरी करानी है, उसका जो भी मतलब मान लो कोई फ्रैक्चर वगैरह हो गया, तो वो आया हॉस्पिटल में, तो उसके दौरान अगर उसको किसी भी तरह का नॉस्कोमियल इन्फेक्शन होता है, तो उसमें वो हाई रिस्क में चला जाता है। मतलब कि इसमें जो भी हमारा एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम हुआ वो देखते हैं स्टूडेंट्स। हाई रिस्क में हम लोग क्या देखते हैं, जो हमारा प्रॉब्लम है प्लस रिस्क फैक्टर्स, ठीक है, ये देखते हैं हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग वेलनेस डायग्नोसिस। वेलनेस डायग्नोसिस एक ऐसा डायग्नोसिस है जिसमें कि हम लोग
लाइफस्टाइल, स्लीप पैटर्न, ईटिंग शेड्यूल, जो भी मतलब कि फिजिकल एक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डायग्नोस करते हैं किस तरह से पेशेंट मतलब कि रह रहा है, किस तरह से पेशेंट अपना लाइफ जी रहा है। कहीं पेशेंट बहुत ज़्यादा सिडेंटरी लाइफ तो नहीं जी रहा है, ओबीस पेशेंट तो नहीं है, किस तरह का वो डाइट ले रहा है। तो इन सभी के अकॉर्डिंग ये वेलनेस डायग्नोसिस होता है। जैसे कि हमारा लाइफस्टाइल हो गया, फिजिकल एक्टिविटी हो गया, स्लीप शेड्यूल हो गया, डाइट कौन सा फॉलो कर रहा है वो हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग ये वेलनेस डायग्नोसिस होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप एग्जाम्पल लिख करके आप एक्सप्लेन कर सकते हो पॉइंट वाइज। फिर सिंड्रोम डायग्नोसिस, तो सिंड्रोम डायग्नोसिस एक ऐसा डायग्नोसिस है जो कि मतलब कि बहुत ही स्पेसिफिक लेवल से बहुत ही हायर लेवल तक उसमें मतलब कि ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल में हम लोग स्टूडेंट्स लिख सकते हैं रेप ट्रॉमा सिंड्रोम। जो भी हमारे पास हॉस्पिटल में रेप के पेशेंट आते हैं, जो भी विक्टिम होते हैं, मतलब कि जो भी रेप के मतलब कि पेशेंट होते हैं, उसमें मतलब कि उसका जो फिजिकल होता है, इमोशनल होता है, उसका बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअली असॉल्ट होता है। उसके कारण क्या होता है, वो फिजिकल तो होता ही होता है, साथ ही साथ इमोशनल और फिर बहुत तरीके से वो बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड होता है। उसमें बहुत ही ज़्यादा जो भी मतलब पेशेंट होती है उसको बहुत ही थेरेप्यूटिक केयर का नीड होता है। उसमें देखा जाता है बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमा होता है। तो जो भी उसमें हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट से लेकर के हम लोग बहुत ही हायर लेवल के मतलब कि ट्रीटमेंट को हम लोग इसमें प्रोवाइड करते हैं। दैट इज आवर सिंड्रोम डायग्नोसिस, जिसमें क्या हो सकता है रेप ट्रॉमा सिंड्रोम आप एग्जाम्पल में डाल सकते हो। दिस इज वेरी कॉमन, आप एग्जाम्पल में ये लिख सकते हो और इसको थॉरली एक्सप्लेन कर सकते हो। बस 2-2 पॉइंट में आप बता सकते हो कि हाँ ये डायग्नोसिस क्या हुआ, ये डायग्नोसिस क्या हुआ और ये डायग्नोसिस क्या है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, डेवलप अ नर्सिंग केयर प्लान फॉर अ पेशेंट विथ फीवर। तो हम लोग फीवर के पेशेंट के लिए एक एनसीपी ड्रॉ करेंगे। एनसीपी लिखना है, प्लान करना है, ठीक है। तो सबसे पहला हुआ स्टूडेंट हमारा असेसमेंट, डायग्नोसिस, फिर उसके बाद हो गया हमारा प्लानिंग, फिर हो गया हमारा इम्प्लीमेंटेशन, फिर हो गया हमारा इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव डाटा लेंगे स्टूडेंट, फिर उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव डाटा लेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्टिव डाटा में आता है तो पेशेंट कहता है, पेशेंट वर्बली सेज आई एम नॉट फुल्ली कॉन्शियस। उसमें बोलता है कि मेरा जो स्किन है वो गर्म है और मेरा जो कॉन्शियस लेवल है वो फुल्ली नहीं है। और हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट, हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि पेशेंट कॉन्शियस लेवल इज रिड्यूस्ड एंड इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद डायग्नोसिस, डायग्नोसिस में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज्ड WBC काउंट रिलेटेड टू पायरेक्सिया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डायग्नोस करेंगे। हम लोग को जब डायग्नोसिस पता चल गया कि जो पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो उसके लिए हम लोग प्लान करेंगे। तो क्या प्लान कर सकते हैं, इसमें लिखेंगे प्लान करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे असेस वाइटल साइंस, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लोग लिखेंगे गिव मेडिकेशन एज ऑर्डर बाय फिजिशियन। जो भी फिजिशियन मेडिसिन ऑर्डर करेंगे वो हम लोग कर सकते हैं। फिर इसमें क्या लिखेंगे, गिव कोल्ड कॉम्प्रेस, ठीक है। उसके बाद हम लोग असेस वाइटल साइंस करते, वाइटल साइंस कर रहे थे स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे कि हम लोग प्लान किए कि उसको उसमें वाइटल साइंस सबसे पहले चेक करेंगे, तो वाइटल साइंस में हम लोग टेम्परेचर को चेक करेंगे। तो चेक द बॉडी
टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है गिव मेडिकेशन, तो एडमिनिस्टर पीसीएम या फिर जो भी हमारा प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन होगा उसको हम लोग लिखेंगे, फिर बोलेंगे एज प्रिस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन। फिर गिव कोल्ड कॉम्प्रेस, तो इसमें लिखेंगे अप्लाई कोल्ड कॉम्प्रेस। फिर इवेलुएट करेंगे, तो हम लोग जब इतना ज़्यादा हम लोग प्लान कर लेंगे, इम्प्लीमेंट कर लेंगे, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो हमारा ट्रीटमेंट था उससे पेशेंट रिहैबिलिटेट हुआ है या नहीं हुआ है, उसका जो भी हेल्थ था वो रीस्टोर हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नाउ पेशेंट इज एबल टू मूव एंड कॉन्शियस। जो हमारा पेशेंट है वो अब फुल्ली कॉन्शियस तो नहीं है, बट वो कॉन्शियस है एंड एक्सटेंड टू सम एंड जो वो क्या है, जो हम कुछ हद तक वो सुधार आ गया है उसमें, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे पेशेंट, नाउ पेशेंट इज रिलीव फ्रॉम साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फीवर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इवेल्युएट करेंगे। तो दिस इज हाउ यू कैन राइट एनसीपी फॉर अ पेशेंट विथ पायरेक्सिया दैट इज योर फीवर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, अगर आप लोग थॉर्डली कितना भी लिखते हो, लेकिन मेक श्योर स्टूडेंट कि जो हम लोग प्लान करेंगे उसमें एटलीस्ट एक से ज़्यादा पॉइंट मेंशन करें, और अगर प्लान में एक से अगर 2 पॉइंट मेंशन करेंगे तो वही चीज़ हमारा इम्प्लीमेंटेशन में भी 2 पॉइंट मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इवेल्युएशन में 1 पॉइंट या 2 पॉइंट मेंशन करेंगे। नाउ मूव टुवर्ड्स द अदर क्वेश्चन स्टूडेंट्स। Describe the principles of medicine administration and the 10 rights of medication administration। मतलब कि हम लोगों को 10 प्रिंसिपल बताना है मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन के, ठीक है। मतलब कि किस तरह से मेडिसिन हम लोग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, क्या तरीका है, क्या सिद्धांत है, क्या सही तरीका है, क्या सही वे है, उसको हम लोग इसमें मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन में आंसर, क्वेश्चन के आंसर में 1 का सी का 1, इट शुड बी क्लियरली विजिबल स्टूडेंट्स। इस तरह से आप लोग को ऐसे लिखना है ताकि आपको जो भी कॉपी चेक करे उसको अच्छे से ये चीज दिख सके, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑफ मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द 10 rights of medicine administration। तो हम लोग फर्स्ट राइट में क्या मेंशन करेंगे, राइट टू, सबसे पहले हम लोग मेंशन करेंगे राइट पेशेंट, दूसरा में राइट मेडिसिन, तीसरे में राइट डोज, उसी तरह से राइट रूट, राइट टाइम, राइट डॉक्यूमेंटेशन, राइट रीजन, राइट रेस्पॉन्स, राइट एजुकेशन, राइट रेफ्यूज, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे कुछ 10 राइट्स है स्टूडेंट्स, जो कि मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन के, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन कि हमेशा ड्रग जो है इसको पहले हम लोग इस तरह से मेंशन कर लेंगे 10 राइट्स को, इसको फिर 1 बाय 1 2 पॉइंट्स में बस एक्सप्लेन करेंगे कि राइट पेशेंट को कभी भी गलत पेशेंट को नहीं देना है, राइट पेशेंट को देना है, जो आपका पेशेंट है उसी को, आप जो बीमारी है उसी के अकॉर्डिंग उसको दवा देना है, राइट मेडिसिन
जो मेडिसिन वगैरह है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब किए वही देंगे, खुद से कुछ भी सजेस्ट नहीं करेंगे। राइट डोज, जो भी मेडिसिन का डोज होगा हम लोग डोज के अकॉर्डिंग देंगे। राइट रूट, अगर उसको आईवी के थ्रू देना है तो आईवी के थ्रू देंगे, ओरली देना है तो ओरली देंगे, मस्कुलर में देना है तो मसल्स में देंगे। राइट टाइम, अगर उसको बोला गया है मॉर्निंग में देने के लिए तो मॉर्निंग में देंगे, क्योंकि हम लोग अगर मॉर्निंग का जो भी अगर नाइट का अगर मेडिसिन है अगर मॉर्निंग में दे देंगे तो पेशेंट में क्या हो सकता है, साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, जैसे कि स्लीप वगैरह या फिर वोमिटिंग वगैरह ये देखने को मिल सकता है। फिर राइट क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन, हम लोग पेशेंट का जो भी रिपोर्टिंग होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसको लिखना होता है ताकि हम लोग बार बार उसको भूल ना जाए, वो एक तरह का रिकॉर्ड रहे हॉस्पिटल में। उसके बाद क्या है हमारा स्टूडेंट्स, राइट रीज़न, मतलब कि किस वजह से दे रहे हैं वो भी होना चाहिए। उसके बाद राइट रिस्पॉन्स, मतलब कि उसके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। राइट एजुकेशन, हम लोग उसको एजुकेट करेंगे जो भी मेडिसिन दे रहे हैं उसके बारे में। राइट रिफ्यूज़, अगर पेशेंट मना करता है या फिर किसी भी मेडिसिन को नहीं देना है तो उस टाइम वहाँ पे रिफ्यूज़ करेंगे, ठीक है। लिस्ट डाउन द इक्विपमेंट नीडेड इन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा कौन कौन सा इक्विपमेंट है स्टूडेंट्स जो कि हम लोग यूज़ करेंगे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उसको हम लोग लिखेंगे। ये हम लोग पहले इस तरह से 10 पॉइंट्स लिख लेंगे, जो भी हमारा प्रिंसिपल है, जो भी हमारा राइट से 10 उसको हम लोग मेंशन करेंगे, एक एक करके उसको हम लोग थॉरली लिखेंगे। अगर एग्जाम्पल्स आता है तो बहुत बेटर है, एग्जाम्पल्स के साथ लिखेंगे। उसके बाद हम लोग इसको लिस्ट डाउन करेंगे कि कौन कौन सा इक्विपमेंट है। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है जो कि इक्विपमेंट के बारे में पूछा है। इसके आंसर्स में हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स, फॉलोइंग आर द इक्विपमेंट्स नीडेड इन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जनरल इक्विपमेंट्स, ठीक है, जनरल इक्विपमेंट्स। उसमें क्या क्या डालेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, फर्स्ट में जो भी हमारा होगा मेडिकेशन ट्रॉली, मेडिकेशन ट्रॉली होता है एक, मेडिकेशन ट्रे उसमें होगा, ट्रॉली होगा, ठीक है। उसके बाद मेडिकेशन चार्ट, ये हमारा जनरल इक्विपमेंट होता है, ठीक है, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का। मेडिकेशन चार्ट थर्ड में होगा हमारा स्टूडेंट्स ड्रग कार्ड, जिसमें कि स्टूडेंट्स मेंशन होता है कि प्रतिदिन कौन सा मेडिसिन हमें मिल रहा है, कौन सा नहीं मिल रहा है। MAR मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड होगा जो कि एक डायरी के रूप में ही होता है। फिर चौथे में हैंड सैनिटाइजर, सोप, वाटर, क्लीन ग्लव्स, किडनी ट्रे, फिर एक और आता है स्टूडेंट्स हमारा लास्ट बेस्ट डिस्पोजल कंटेनर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो होता है ये कुछ जनरल इक्विपमेंट्स हैं जो कि हम लोग मेडिसिन जब एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो उस टाइम ये हम लोग यूज़ करते हैं। एक ट्रे होता है या फिर ट्रॉली होता है जिसमें कि क्या क्या होता है, मेडिकेशन चार्ट होता है, हमारा ड्रग कार्ड होता है, उसके बाद ये हमारा हैंड सैनिटाइजर हो गया, सोप हो गया, वाटर हो गया, फिर उसके बाद क्लीन ग्लव्स हो गया, ताकि हम लोग इंजेक्शन वगैरह दे रहे हैं तो किसी भी तरह का जो भी फ्लूइड वगैरह है वो हमारे स्किन के लेयर्स पे ना आए। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं हमारा किडनी ट्रे होता है ताकि उसमें जो भी वेस्टेज वगैरह है उसको कलेक्ट कर सके, किसी भी तरह का फ्लूइड हो गया या फिर कॉटन स्वैब हो गया। फिर वेस्ट डिस्पोजल कंटेनर, उसको हम लोग चाहे तो हैंडमेड बना सकते हैं, जिसको पेपर बैग के थ्रू भी बनाते हैं, या फिर एक कंटेनर आता है वो हम लोग, ताकि उसमें जो भी हमारा वेस्ट डिस्पोज है उसको हम लोग कलेक्ट कर सके, इधर उधर हाइजीन वगैरह मेंटेन हो ताकि वो बहुत ही ज़्यादा डिसइंफेक्टेड ना हो। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का जो क्वेश्चन आता है ये ज़रूरी क्वेश्चन आता है, जिस तरह से आप लोग मेडिसिन को क्या होता है स्टूडेंट्स एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन राइट योर पेपर इन अ वेरी प्रॉपर वे, ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा वो जो है इम्प्रेसिव लगे, बहुत ही अटेंटिव लगे, जिससे कि आपको इन्विजिलेटर जो भी कॉपी चेकर हो आपको फुल मार्क्स दे सके। और स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन से वाले चैप्टर से, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल्स हो गए, ये कुछ इक्विपमेंट्स हो गए जो कि आपको लिखना होता है। आई होप कि आप लोग
समझ पाए होंगे, इवेल्युएट कर पाए होंगे, एनालिसिस कर पाए होंगे। इससे आप प्रैक्टिस करिएगा आगे, जिससे कि आप लोगों को पता होगा कि हाँ किस तरह का लेवल होता है, कैसे क्वेश्चन को मतलब पैटर्न होता है, कैसे लिखना होता है, कितने मार्क्स के अकॉर्डिंग कैसे पेपर लिखेंगे, कितने फ्लो चार्ट्स में ऐड करेंगे पॉइंट्स, कैसे पॉइंट्स को फिर लिखना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, इससे भी नहीं बनाना है उसको, बहुत ही नैरेटिव वे में नहीं होना चाहिए, बहुत ही सटीक, और आपका कॉपी साफ होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है स्टूडेंट्स, जो कि आपको मैनेज करना एज अ स्टूडेंट आना ही आना चाहिए। आई होप you will analyze this question and your answers. Thank you for watching my class.